नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार में प्रदेश के विकास पर रिपोर्ट पेश। सड़कों के निर्माण में रहा महत्वपूर्ण योगदान। G20 के लिए डोमेस्टिक नॉलेज पार्टनर की भी मिली जिम्मेदारी। लिगामेंट इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल रेफर हो सकते हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। खानपुर विधायक ने दी जानकारी। BCCI की तरफ से फिलहाल पुष्टि नहीं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण प्रकरण में उठी विस्थापन की मांग। कड़ाके की ठंड में प्रशासन भी तैयार, लेकिन खड़े हुए सवाल, आखिर सालों से क्यों खामोश रहा रेलवे। बेरोजगारों के समर्थन में हरदा ने नंगे पांव निकाला पैदल मार्च। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बेरोजगार युवा रहे शामिल। सरकार से मांग, बंद हो बेरोजगारों का शोषण। और अंकिता मर्डर केस में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई टली। अब 5 जनवरी को मामले में होगी सुनवाई। पुलकित और सौरभ ने पहले भरी हामी, बाद में लिया यू टर्न। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से जो ये खबर सामने आ रही है वो बनभूलपुरा इलाके के रेलवे अतिक्रमण को लेकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ अतिक्रमण को लेकर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अतिक्रमण पर प्रशासन की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और इस पूरी तैयारी को लेकर IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से 14 कंपनी पैरामिलिट्री और 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की मांग की गई है, जो कि 8 जनवरी तक हल्द्वानी पहुंच जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा को और बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए गढ़वाल से भी पुलिस अधिकारी और सिपाहियों की मांग की गई है, जो कि पूरे उस कार्रवाई पर नजर रखेगी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि माहौल खराब करने वालों को चिन्हित करने के बाद उन पर कार्रवाई भी होगी। LIO और खुफिया तंत्र जो है वो अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे स्तर से जो है पुलिस मुख्यालय को फोर्स की डिमांड भेजी गई है, जिसमें लगभग 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें 5 कंपनी जो है रैपिड एक्शन फोर्स की भी हमने मांग की है। तो संभवतः 8 तारीख तक हमारे पास पूरी फोर्स आ जाएगी। इसके अलावा हमने जो है कुछ कांस्टेबल्स भी गढ़वाल से मंगाए, ऑफिसर्स भी, तो वो भी 8 तारीख तक आ जाएंगे। लगभग 900 के करीब कांस्टेबल्स है। और आज हमको जो है कुछ ऑफिसर्स का अलॉटमेंट भी हो गया है, जिसमें गेस्टेड अफसर्स जो है CO, एडिशनल SP, SP रैंक के भी अफसर है। इसके अलावा जो है होमगार्ड का भी अलॉटमेंट आज हुआ है। तो चिन्हीकरण जो है वो जो भी माहौल ख़राब करने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं, पुलिस उन पे सतर्क और पैनी नज़र रखे हुए है। तो जो भी आने जाने वाले लोग हैं, जो खुफिया, इससे जो है हमारी पूरी टीमें लगी हुई है। और अब इसी पूरे अतिक्रमण पर हम आपको अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने का लगातार विरोध हो रहा है। 4000 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया, जिसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। 5 जनवरी को इस पूरे प्रकरण में सुनवाई भी होगी। मगर सवाल ये उठते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जिस वक्त अतिक्रमण हो रहा था, उस समय रेलवे के अधिकारी आंखें मूंदे क्यों बैठे थे। सवाल यह भी है कि अब सरकार वहां रह रहे लोगों के विस्थापन को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है। और अगर चुनाव का वक्त होता तो क्या तब भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यही रवैया अपनाते। इन तमाम सवालों से जुड़ी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कड़कड़ाती ठंड के बीच नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में इन दिनों माहौल बेहद गर्म है। हजारों लोग सड़कों पर बैठे हैं और रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 5 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है, मगर कोर्ट के आदेश पर रेलवे विभाग की तरफ से 4000 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोग लगातार अतिक्रमण हटाने का विरोध भी कर रहे हैं।
दरअसल बनभूलपुरा इलाके के गफूर बस्ती में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। रेलवे विभाग ने बस्ती को अवैध घोषित कर दिया है। अतिक्रमण की जद में 4000 से ज्यादा मकान, दुकानें, स्कूल आ रहे हैं। इससे संभावित कार्यवाही से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 40 से 50 हजार है, जो अब अतिक्रमण हटाने के विरोध में धरने पर बैठे हैं और सरकार से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि जो आज जो दुआ हुई गई है, इंशाअल्लाह उसका फैसला हमारे ही हक में आएगा। अल्लाह की ज़ात पे हमें पूरा भरोसा है कि जो भी होगा सारे मुसलमान के हक में होगा। अल्लाह जो करेगा सबके लिए बेहतर करेगा और अल्लाह से हम कभी नाउम्मीद नहीं हो सकते, ना होंगे इंशाअल्लाह। अतिक्रमण पर रेलवे की ये कार्यवाही जायज है, मगर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या इतने बड़े पैमाने पर यह अतिक्रमण चंद दिनों में हुआ है? जिस वक्त ये अतिक्रमण हो रहा था उस समय रेलवे प्रशासन कहाँ सोया था? और अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों को सिर्फ चंद दिनों का समय ही क्यों दिया गया? सवाल ये भी उठता है कि अब सरकार वहां रह रहे लोगों के विस्थापन को लेकर आखिर कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है? और अगर चुनाव का वक्त होता तो क्या तब भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यही रवैया अपनाया जाता? क्या चुनाव के दौर में भी जनता इसी तरह कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठी होती? चुनावी दौर होता तो शायद बीजेपी हो या कांग्रेस कोई न कोई हल जरूर निकाल लेती, क्योंकि चुनाव के समय तो राजनीतिक पार्टियों की नजर लोगों के वोट बैंक पर होती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जिन लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके घर फिर से बसाने के बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। अपने घरों को बचाने की लड़ाई के लिए लोग कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो कभी शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठकर विरोध कर रहे हैं, तो कभी दुआएं मांगते नजर आ रहे हैं। इस अतिक्रमण की कार्रवाई से न सिर्फ लोग बेघर होंगे, बल्कि कई लोगों का रोजगार भी छिन जाएगा। उस इलाके में किसी की दुकानों से उनके घर का गुजर बसर चल रहा है, तो कोई मेहनत मजदूरी और अपना कारोबार चलाकर रोजी रोटी कमा रहा है। लेकिन इस अतिक्रमण की कार्रवाई से अब ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। हैरानी इस बात की भी होती है कि उस इलाके में सरकारी स्कूल तक है। ऐसे में जहां उन बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो वहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं कि अतिक्रमण वाले इलाके में आखिर सरकारी स्कूलों को संचालित किसकी अनुमति पर किया जा रहा है? क्या शिक्षा विभाग भी सोया था? ये वो तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। सरकार हो या रेलवे प्रशासन, इस वक्त सवालों के कटघरे में खड़े हैं। अगर अतिक्रमण से पहले लोगों के विस्थापन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो ये उस बस्ती में रह रहे लोगों के साथ अन्याय होगा। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इस मौके पर नाबार्ड ने प्रदेश के विकास के लिए रिपोर्ट भी पेश की। रिपोर्ट में 2023 और 24 में प्रदेश के लिए 30,301 करोड़ रुपए लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड स्थापना के बाद नाबार्ड ने प्रदेश में 14,317 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में भी योगदान दिया। वहीं पुलों के निर्माण और सुधार के लिए भी 27,042 मीटर पुलों के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 11,900 से अधिक गाँव को नाबार्ड ने लाभान्वित किया है, जबकि 24 लाख से अधिक लोगों के घरों में पानी पहुंचाने की वित्तीय मदद भी की गई है। आपको बता दें कि G20 के कार्यक्रम के लिए भी डोमेस्टिक नॉलेज पार्टनर की नाबार्ड को जिम्मेदारी मिली है, जिसकी मेजबानी नाबार्ड करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं नाबार्ड के अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने सेमिनार यहाँ पर आयोजित की, जहां हमारे प्रदेश का बजट 53,000 करोड़ है, वहीं नाबार्ड के माध्यम से 28,000 करोड़ से अधिक की ऋण की योजनाएं इस प्रदेश के विकास के लिए चल रही हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ग्राम विकास, सब में नाबार्ड का योगदान है। और मुझे पूरा भरोसा है जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उसमें नाबार्ड की मदद मील का पत्थर साबित होगी।
और एक और बड़ी खबर भर्ती घोटाले से जुड़ी सामने आ रही है। जी हां, वीडियो और वीपीटीओ भर्ती धांधली से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें एसटीएफ ने 6 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जी हां, आरोपियों के खिलाफ 4,500 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें दाखिल होने वाले आरोपियों के जो नाम हैं उन नामों में आरबीएस रावत भी शामिल है और ये आरबीएस यूके SSSC के पूर्व अध्यक्ष थे। इसके साथ ही सचिव कन्याल, एग्जाम कंट्रोलर आरएस पोखरिया का नाम भी इस चार्जशीट दाखिल करने में नाम उनका शामिल है। इसके साथ ही आरएमएस कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। देखिए, जो वीपीटीओ 2016 का एग्जाम हुआ था, इसमें पहले विजिलेंस के पास इन्वेस्टिगेशन थी, बाद में एसटीएफ को ट्रांसफर हुई थी। इसमें 12 लोगों की पूर्व में गिरफ्तारी की गई थी। 3 लोगों के विरुद्ध पहले ही चार्जशीट जा चुकी थी। आज हम 6 लोग हैं, जिसमें कि आयोग के जो 3 अधिकारी हैं पूर्व और साथ ही 3 जो आरएमएस कंपनी थी उसके जो मालिक और कर्मचारी हैं, ऐसे 6 लोगों के विरुद्ध आज माननीय कोर्ट में चार्जशीट हम दाखिल कर रहे हैं। सड़क हादसे में घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अगले इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के दोस्त खानपुर विधायक उमेश कुमार ने ऋषभ पंत की सेहत पर जानकारी देते हुए बताया कि ऋषभ पंत अब पहले से बेहतर है। उमेश ने बताया कि बीसीसीआई लिगामेंट के इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भेज सकती है। फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि बीसीसीआई की तरफ से नहीं की गई है। जो लिगामेंट्स, उनके राइट पैर के जो लिगामेंट्स टूट गए हैं, उनकी जो सर्जरी होनी है उसके संबंध में बीसीसीआई के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने जिनके साथ भी वो संपर्क में, उनका ये मानना है कि इसकी सर्जरी मुंबई में लीलावती में कराई जाए। ऐसा अभी प्राइमा फेसाई अभी ये बात सामने है। हाल ही में रुड़की में क्रिकेटर ऋषभ पंत के सड़क हादसे का कारण सड़क में गड्ढा होना बताया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली देहरादून हाईवे का निर्माण कराने वाली कार्यदायी और निर्माणदायी संस्था की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर ऋषभ पंत सड़क हादसे को लेकर कोई शिकायत आती है तो इस मामले में विस्तृत जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्यदायी और निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देखिए, इस पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, देखिए हरिद्वार पुलिस पूरा छानबीन कर रही है। छानबीन के बाद जो सामने आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। छानबीन तो वो मुक्त कर रही है। नहीं, वो तो वही कह रहा हूँ ना कि जो प्रिलिमिनरी जो वेरिफिकेशन कहते हैं वो जो है, वो सब करने के बाद उस पर जो सामने तथ्य आता है उस हिसाब से कार्रवाई। और अब बात करेंगे अंकिता मर्डर केस की। अंकिता हत्याकांड मामले में मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई टल गई है। अब मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। उम्मीद है इस दिन आरोपियों के नार्को टेस्ट पर कोर्ट अपना कोई फैसला जरूर सुना सकते हैं। आपको बता दें कि अंकिता मर्डर केस में आरोपी पुलकितारिया और सौरभ ने पहले नार्को टेस्ट कराने के लिए हामी भरी थी, लेकिन दूसरी सुनवाई में दोनों आरोपियों ने यू टर्न ले लिया था। बहरहाल अब नार्को टेस्ट पर फैसला होने के लिए 5 जनवरी का इंतजार करना होगा। आज सुनवाई हो गया, उनकी तरफ से वकील ने जिरा कर लिया। कोर्ट ने 5 तारीख को डेट रखी है कि अपना निर्णय सुनाने के लिए। वहीं राज्य में स्वास्थ्य महानिदेशक की जिम्मेदारी विनीता शाह को सौंपी गई है। डॉक्टर विनीता शाह ने विधिवत अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पहाड़ से मैदान तक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना है। विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य महकमे में खाली पड़े पदों को भरे जाने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य जुड़ी तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ आमजन तक पहुंचे, इस पर भी काम किया जाएगा। हमारा मेनली पर्वतीय क्षेत्र है, तो मेन हमारा चैलेंजेस जो भी रहा है कि सुदूर और ग्रामीण इलाकों में और पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना मेरा चैलेंज है, जिस पे हमें आगे को सोचना है। राज्य में लोगों को एक बार फिर बिजली के दामों में बढ़ोतरी का करंट लगने वाला है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन बिजली की दरों में एक बार फिर इजाफा करने जा रहा है। आपको बता दें कि यूपीसीएल ने विद्युत दरों को बढ़ाने के लिए नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर आयोग की सहमति मिल गई है। आपको बता दें कि यूपीसीएल ने मौजूदा दरों में 16.69% की वृद्धि
की गई है। ये दर 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि पिछले एक साल में यूपीसीएल ने बिजली की दरों में चौथी बार बढ़ोतरी की है। बिजली के दरों में हुए इजाफे पर ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि विद्युत उत्पादन के लिए लगे प्लांट में सीजन के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि प्रदेश में बिजली की डिमांड उत्पाद से ज्यादा है, जिस वजह से बाहर से बिजली खरीदी जा रही है, जिसका भार सरकार पर पड़ रहा है। के लिए हमने गैस बेस्ड पावर प्लांट भी कुछ एस्टेब्लिश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैस बेस्ड पावर प्लांट में अब रशिया उक्रेन वॉर के बाद ये केवल हमारे प्रदेश के पावर प्लांट नहीं है, जितने भी गैस बेस्ड पावर प्लांट पूरे हिंदुस्तान में लगे हैं, सब जगह पर गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से गैस बेस्ड पावर प्लांट में उत्पादन ठप है। तो इसके चलते हमको बाज़ार में महंगे दर पर बिजली खरीदना पड़ रहा है। पिछले समर में हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम लोग रोस्टरिंग करें या हम दरों में बढ़ोतरी करें। तो उस समय इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से डिमांड आया था कि साहब आप दरों में बढ़ोतरी कर लीजिए, लेकिन रोस्टरिंग मत करिए। वहीं बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन भी किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नए साल पर जनता को महंगाई का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को अब एक बार फिर बड़ा झटका लगा। ऊर्जा प्रदेश में ही लोगों को महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल बढ़े हुए दाम वापस लेने की भी मांग की है। हम लोगों ने इससे पहले भी सरकार को चेताने के लिए और आम जनता के साथ मिलकर के हम लोगों ने बिजली के बढ़े हुए दामों को ना बढ़े, इसके लिए हमने सरकार का विरोध किया था। लेकिन सरकार जो है ये गूंगी और बहरी सरकार है, ये की सुनने वाली सरकार नहीं है और हिटलर शाही पर उतारू है। एक ऊर्जा प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने बिजली के दामों में झटका दिया है एक आम जनता को साल के पहले दिन में, जो बहुत ही सोचनीय है। और आज हम लोगों ने सरकार का पुतला दहन करने के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया है कि वो जो बिजली के बढ़े हुए दाम है उनको जनहित में वापस लें और किस तरीके से लोग, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो राशन हो, कोई भी चीज़ हो, ये कहीं पर भी महंगाई को रोकने का काम नहीं कर रहे हो। लगातार सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है, इसको लेकर आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। यही हमारा मामला। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के समर्थन में पैदल मार्च निकाला है। कड़कड़ाती ठंड में हरीश रावत नंगे पांव सड़क पर पैदल मार्च निकालते नजर आए। हरदा के पैदल मार्च में कांग्रेसियों के साथ विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी और UKSSC की रद्द की गई परीक्षा के फैसले का विरोध कर रहे युवाओं ने भी हिस्सा लिया। पैदल मार्च में हरदा आगे आगे युवाओं के पीछे पीछे अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाते नजर आए। कांग्रेस ने मार्च निकालते हुए सरकार से मांग की है कि प्रदेश के बेरोजगारों का शोषण बंद किया जाए। जहां एक तरफ क्रिकेटर ऋषभ पंत के सड़क हादसे को लेकर गड्ढों को जिम्मेदार माना जा रहा है, तो वहीं रुड़की मलकपुर चुंगी पर भी हाईवे में गड्ढे होने से नेशनल हाईवे की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी लीकेज के चलते सड़क धंसी है, जबकि जल संस्थान के लोगों को कई दिन पहले ही इस समस्या के बारे में बता दिया गया था, लेकिन लापरवाही के चलते सड़क धंस गई। स्थानीय लोगों ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया है और विभाग को इसकी सूचना दी। फिलहाल सड़क पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ ये जो पानी का जो लीकेज हुई, वैसे पिछले मंगलवार को इन्होंने इनके जो एक अंडरग्राउंड बर्मा चला था, उस बर्मा चलने की वजह से यहाँ को जो ये पाइपलाइन जा रखी पल्ली साइड में, वो बर्मा उससे टच हो गया था। वो उन्होंने बताया था जिनका वो बर्मा चला था, तो वो उस टच होने से वो पानी की लीकेज इधर को आ गई और लीकेज आने के बावजूद जाएगी ये पानी सड़क के दोनों साइडों में जाएगी। वहाँ बीच में हुआ, वो फॉल्ट बीच में आया और उन्होंने मट्टी के साथ साथ सारी मट्टी नीचे की निकालता हुआ बाहर चला गया। वहीं हल्द्वानी में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 357वें प्रकाश उत्सव के मौके पर शहर में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सिख समाज की तरफ से कई झांकियां भी निकालकर समाज में एकता का संदेश दिया गया। नगर कीर्तन में हजारों लोग शामिल हुए। सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को और भव्य मनाने के लिए सिख समाज की संस्कृतियों की विशेष छटा इस नगर कीर्तन में देखने को मिली, जहां पंचप्यारे, रागी जत्थे, स्कूलों की झांकियों के साथ पंजाबी संस्कृति की लोक कला की अनोखी छटा देखकर शहर के लोग उत्साहित नजर आए। इस दौरान गतका पार्टी ने भी अलग अलग करतब दिखाए। हमारे सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के पर्व पर 357वें प्रकाशोत्सव पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार भी एक बड़ा धूमधाम से नगर कीर्तन सिख समाज द्वारा, जिसमें समाज के हर समाज का व्यक्ति शामिल है, मनाया जा रहा है। आज नगर कीर्तन है। 5 तारीख को गुरु का लंगर
अटूट लंगर जो है रामलीला ग्राउंड में बरताया जाए। साल 2020 में हाईकोर्ट ने राज्य में 162 पदों के लिए अशुलिपिक की भर्तियां कराई। कुछ वक्त के बाद अशुलिपिक भर्तियों का रिजल्ट आया। 162 पदों में से केवल 110 लोग ही चयनित किए गए। जानकारी है कि उधम सिंह नगर में अशुलिपिक के 45 पद थे, जिनमें से 43 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन चयन हुए अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि अब भर्ती में धांधली का संदेह किया जा रहा है, जिस वजह से वो अधर में लटके हुए। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उन्होंने पारदर्शिता के साथ परीक्षा दी थी, परीक्षा पर धांधली का संदेह नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अशुलिपिक भर्ती मामले में जांच कमेटी का गठन पहले ही किया जा चुका है। 162 पद थे, 162 में से 52 खाली हैं, 110 पद भर चुके हैं, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, 110 पूरे हो चुके हैं। अब 110 बच्चों में से कह रहे हैं कि 47 बच्चे एक क्षेत्र से आए हैं। पहली बात उस क्षेत्र नहीं है, वो 47 बच्चे उधम सिंह नगर जिले से आए हैं और वहाँ का कल्चर ही है स्टेनोग्राफी। स्टेनो का परीक्षा है तो स्टेनोग्राफी वहाँ पे सब लोग, हर घर में एक घर में 5-5 स्टेनोग्राफी के जो है वहाँ पे सरकारी जो है कर्मचारी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस क्षेत्र की बात करें, उधम सिंह नगर जिला है, वहाँ पर स्टेनोग्राफी की तैयारी कराई जाती है, वो हब है पूरा स्टेनोग्राफी का। तो वहाँ से बच्चे चयनित हुए हैं 47। अब दूसरी बात ये है, उन 47 में से 22 बच्चे पहले से ही किसी अन्य सरकारी नौकरियों में मौजूद है। अपने क्षेत्र में कोई केंद्र सरकार में मौजूद है, कोई राज्य सरकार में दूसरे पदों पे मौजूद है, वो चाह रहे हैं इसमें शिफ्ट होना, तो इसलिए वो इसमें परीक्षा दे रहे हैं। तो मतलब 23 बच्चे ऐसे हैं उसमें से जो विभिन्न सरकारी संस्थानों में पहले से मौजूद है, कार्य कर रहे हैं। तो इसे मुद्दा बनाया जा रहा है कि क्षेत्र विशेष से हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वहीं टिहरी में भी पुनर्वास कार्यालय के बाहर 2 महीने से विस्थापन की मांग को लेकर महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि यहां 42 वर्ग किलोमीटर तक फैली टिहरी बांध की झील में रोलाकोट और भिड़ियाना गांव के ग्रामीण की जमीन झील में डूब गई है। ग्रामीण जल जंगल जमीन के बदले विस्थापन की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि टिहरी झील से प्रभावित रोलाकोट गांव 111 परिवारों का विस्थापन किया गया, जबकि 20 परिवारों को छोड़ दिया गया। वहीं भिड़ियाना गांव में 101 परिवारों को विस्थापित किया गया, जबकि 6 परिवारों को छोड़ दिया गया है। अब विस्थापन से वंचित ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में पुनर्वास प्रभारी उप जिलाधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले में शासन को लेटर भेजा गया है। समाज में हमारी तबीयत खराब हो रही थी, हम गांव जा रहे थे, हमें इस मामले में कोई पता नहीं है। हम जब तक आए ये लोग सब चले गए थे। और वैसे भी है कि हमें बहुत बार ये आश्वासन मिल चुका है कि तुम उठ जाओ, वहाँ भी बीपुरम भी ऐसी हुआ, इसलिए हमें बोल रहे हैं कि जब तक चलो मीटिंग करेंगे तो तब तक हम बैठ रखे हैं, क्या मीटिंग करते हैं। और फिर क्या है कि अभी हम उठ जाएंगे, फिर कोई मीटिंग नहीं होगी, फिर बैठो, ये ऐसा हम कब तक करेंगे। फिर अभी सॉल्व हो गया, अभी वर्तमान में तो वहाँ पे कोई नहीं है। एंड उन लोगों का भी यही है कि वो लोग ये चाहते हैं कि 75% उनका गांव का जो मैटर है कि अगर वो उनका विस्थापन हो रहा है तो रिमेनिंग 25 वाला, तो उन लोगों को उसी वाली नीति के अंदर कंसिडर किया जाए। तो उसको उसके अंदर कंसिडर करने के लिए वही है कि इट इज़ अ पॉलिसी लेवल डिसीजन। सो इफ़ इट ऑल द कमिटी और द हायर अथॉरिटीज डिसाइड ऑन दैट फ्रंट, तो हम उसी को उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करवा लें। वहीं राज्य में सबटेंडर्ड दवाओं और नशीली दवाओं को लेकर ड्रग विभाग बड़ी मुहिम छेड़ने जा रहा है। विभाग एक बार फिर प्रदेश भर की तमाम फैक्ट्रियों की जांच करने के साथ ही नशीली दवाओं को लेकर बड़ी मुहिम छेड़ने जा रहा है। ड्रग विभाग की इस मुहिम का उद्देश्य राज्य में दवा कंपनियों में हो रहे नशे के कारोबार को बंद करना है। मुहिम को लेकर ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह ने बताया कि लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो संयुक्त टीम बनाकर फैक्ट्रियों की जाँच करें। इसमें हमने बहुत सारी कंपनियों को इसमें सेलेक्ट किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी ली जा रही है और भविष्य में कुछ भी इस तरह से होता तो हम उस पर स्ट्रिक्टली कार्रवाई करेंगे। लक्सर में पुलिस ने लाखों रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को तस्कर के पास से 18.42 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं राजधानी देहरादून के थाना प्रेमनगर पुलिस ने 1 साल से जमीन धोखाधड़ी कर फरार चल रही महिला आरोपी को सुद्दोवाला से गिरफ्तार किया है। फरार चल रही महिला पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आपको बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला जेल में बंद अपने पति से मिलने जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर महिला को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता बालाकोट नाला पत्नी सुनील कोट नाला, इसकी अरेस्टिंग प्रेमनगर थाने ने की है। इनके हस्बैंड को 23 तारीख को गोवा से अरेस्ट किया गया था। इनके इस महिला अभियुक्ता के विरुद्ध जो है 2 फर्जरी के मामले पंजीकृत हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ये बेसिकली ज़मीन खरीद में जो भी फर्जी वाड़ा करते हैं उससे संबंधित है। इसकी अरेस्टिंग हुई है। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार में प्रदेश के विकास पर रिपोर्ट पेश। सड़कों के निर्माण में रहा महत्वपूर्ण योगदान। G20 के लिए डोमेस्टिक नॉलेज पार्टनर की भी मिली जिम्मेदारी। लिगामेंट इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल रेफर हो सकते हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। खानपुर विधायक ने दी जानकारी। BCCI की तरफ से फिलहाल पुष्टि नहीं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण प्रकरण में उठी विस्थापन की मांग। कड़ाके की ठंड में प्रशासन भी तैयार, लेकिन खड़े हुए सवाल आखिर सालों से क्यों खामोश रहा रेलवे। बेरोजगारों के समर्थन में हरदा ने नंगे पांव निकाला पैदल मार्च। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बेरोजगार युवा रहे शामिल। सरकार से मांग, बंद हो बेरोजगारों का शोषण। और अंकिता मर्डर केस में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई टली। अब 5 जनवरी को मामले में होगी सुनवाई। पुलकित और सौरभ ने पहले भरी हामी, बाद में लिया यू टर्न।